टू ऑल द इंजीनियर्स। हम लोग स्टार्टिंग ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर पढ़ रहे थे और उसमें हमने पढ़ा कि ऑल्दो थ्री फेज इंडक्शन मोटर इज अ सेल्फ स्टार्टिंग मोटर, लेकिन उसकी स्टार्टिंग क्यों पढ़नी पड़ रही, क्योंकि जब भी वो मोटर स्टार्ट होता है उस समय लार्ज करंट ड्रॉ करता है। क्यों ड्रॉ करता है लार्ज करंट? क्योंकि उस समय आपके जो स्पीड है वो 0 है, स्लिप जो है वो 1 है, जिसके कारण रोटर का जो रेजिस्टेंस है R2-S जो हम लोग देख रहे थे, रोटर वाइंडिंग से जो करंट आएगा, रेजिस्टेंस की जो वैल्यू आएगी वो काफी कम हो जाएगी, जिसके कारण रोटर का करंट काफी ज्यादा हो जाएगा और उसके कारण ट्रांसमिशन लाइन से जो करंट ले रहा है मोटर वो ज्यादा हो जाएगा और उसके कारण मोटर को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उस लाइन से कनेक्टेड और जो कंज्यूमर्स हैं उनको प्रॉब्लम है, उनका वोल्टेज ड्रॉप काफी होगा। तो इसके लिए हम लोगों को स्टार्टिंग मेथड यूज करना पड़ता है, जिसका मेन पर्पस ये है कि स्टार्टिंग करंट को कम किया जाए। ठीक है, अब उसमें हमने पढ़ा कि दो तरह का होता है। एक होता है आपको फुल वोल्टेज स्टार्टिंग, एक स्लिप रिंग का अपना एक अलग है, स्टेटर रेजिस्टेंस स्टार्टिंग, रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टिंग, उसको भी पढ़ेंगे। और आपको जो ये है स्लिप रिंग स्क्विरल केज जो है उसका भी दो मेथड है। एक है फुल वोल्टेज स्टार्टिंग जो कि 10 किलोवाट से कम रेटिंग के मोटर के लिए हम लोग करते हैं, जिसमें कि फुल वोल्टेज देते हैं। मतलब एक्चुअली मोटर की रेटिंग कम है तो वो अगर हम फुल वोल्टेज पे भी स्टार्ट करें तो निश्चित तौर पे करंट ज्यादा लेगा। रेसिडेंस में जो मतलब उस मोटर से और जो कनेक्टेड लोड है उनका वोल्टेज कम होगा घरों में, लेकिन वो उतना नहीं होगा जिससे कोई नुकसान हो। और जल्दी मोटर स्पीड पिकअप करेगा तो जल्दी से करंट फिर डाउन भी हो जाएगा, वोल्टेज स्टेबल हो जाएगा। तो उसके लिए फुल वोल्टेज स्टार्टिंग यूज करते हैं, डायरेक्ट ऑनलाइन मेथड यूज करते हैं। और उस समय जो स्टार्टिंग करंट होती है वो होता है √3V/√R2-2 और इधर वाला होता है आपको स्टार्टिंग करंट DOL में स्टार्टिंग टॉर्क कितना होता है 3V²/2π/R2-R2-2 X2-2। अब हम लोग आज पढ़ेंगे, अब स्क्विरल केस का ही पढ़ेंगे कि रिड्यूस्ड वोल्टेज स्टार्टिंग कैसे की जाती है। और रिड्यूस्ड वोल्टेज स्टार्टिंग वैसे तो 3 पार्ट है, एक है ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर, एक है स्टेटर रेजिस्टेंस स्टार्टर, एक है स्टार डेल्टा स्टार्टर, लेकिन दो ही पढ़ पाएंगे अभी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्टेटर रेजिस्टेंस और रिएक्टर स्टार्टिंग मेथड। बहुत सिंपल है। देखिए इसमें क्या है कि सप्लाई और जो स्टेटर का जो 3 फेज टर्मिनल है, हम लोग बनाते थे ना फिगर ऐसे, ये बना दिए स्टेटर को और इसे 3 वायर निकाल दिए और हमने कहा कि भाई ये 3 सप्लाई वायर है, एक जो है वो इससे कनेक्ट हो जाएगा, एक जो है इससे हो जाएगा, एक जो है इससे हो जाएगा। तो ये स्टेटर टर्मिनल है, सप्लाई टर्मिनल है। इस मेथड में, स्टेटर रेजिस्टेंस वाले मेथड में, इन दोनों के बीच में, है ना, इन दोनों के बीच में ये सप्लाई का टर्मिनल है, आप देख रहे हैं RYB मान सकते हैं इसको, और इधर स्टेटर का टर्मिनल इधर है। इन दोनों के बीच में वेरिएबल रेजिस्टर या जिसको आप रियोस्टेट कहते हैं वो लगाया जाता है। ठीक है ना, वेरिएबल रेजिस्टर या रियोस्टेट जो भी है वो लगाया जाता है। पर्पस वही है, रेजिस्टेंस बढ़ा देंगे सर्किट का स्टार्टिंग में तो क्या होगा, करंट कम जाएगा। देखिए समझिए, स्टार्टिंग में जब मोटर को स्टार्ट करना है तो इन स्विचेस को ऑन करने से पहले ये जो आप देख रहे हैं एरो, ये यहां ना होकर के, मतलब इसको घसका सकते हैं, यहां ना होकर के यहां रखते हैं, आप कह सकते हैं यहां पर, तीनों का, ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी का। और ये स्विचेस ऑन, जब इसको हम यहां पे मूव कर लिए उसके बाद स्विच को ऑन करेंगे, क्या होगा, ये रेजिस्टेंस पूरा का पूरा सर्किट में रहेगा। और देखिए होगा ये कि जब इनसे कुछ करंट पास करेगा, इसके क्रॉस कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा, रेजिस्टेंस के क्रॉस कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा। मतलब यहां पर अगर आपका फेज वोल्टेज 250 वोल्ट है तो यहां पर कुछ कम मिलेगा। तो जो लाइन वोल्टेज के चाहे फेज वोल्टेज के डेल्टा में तो सेम ही है, तो यहां पर अगर दो लाइन के बीच का वोल्टेज V है तो क्या यहां पे V ही रहेगा? नहीं, कुछ कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप
क्योंकि इस रजिस्टर के क्रॉस, तीनों के क्रॉस ड्रॉप होगा वोल्टेज का, ठीक है। तो और यहाँ का जो भी वोल्टेज होगा इन दोनों लाइन के बीच का, वो V से तो कम ही होगा, है ना, V से कम होगा। तो इसको एक हम अलग से एक नाम दिया जाता है कि इसके बाद यहाँ पर जो वोल्टेज है वो है XV, where X is between 0 and 1। अगर हम कहें कि यहाँ पे रेजिस्टेंस इतना लगा हुआ है कि यहाँ पर जो वोल्टेज था उसका आधा वोल्टेज यहाँ मिल रहा है। यहाँ पर अगर 200 वोल्ट था तो यहाँ पे 100 वोल्ट मिल रहा है। तो X की वैल्यू कितनी है? 0.5, है ना। तो X जो है वो 0 और 1 के बीच का कुछ वैल्यू X लिखे, ताकि इससे जब कंपैरिजन करेंगे DOL से तो आसानी हो। तो देखिए स्टेटर रेजिस्टेंस स्टार्टिंग मेथड में क्या करते हैं, स्टार्टिंग में सबसे पहले इस रियोस्टेट को मैक्सिमम जो रेजिस्टेंस होता है वहां पे लगा देते हैं, ठीक है। मैक्सिमम रेजिस्टेंस वाले को यहाँ पे लगा दिए। करंट जब इससे पास होगा तो ऑब्वियसली यहाँ पर कुछ ड्रॉप होगा, तो यहाँ का वोल्टेज आपको कम मिलेगा। तो जो वोल्टेज मिलेगा उसको हमने लिख लिया XV, ठीक है। तो अब स्टेटर को भी कितना वोल्टेज मिल रहा है? XV मिल रहा है। अब इस कंडीशन में अगर हम लोग इक्विवेलेंट सर्किट बनाएं, जो हमने इसमें बनाया था इक्विवेलेंट सर्किट, तो वो कुछ इस तरह का होगा। यहां पर जो वोल्टेज होगा वो होगा XV और हाँ यहाँ पे R2 डैश बाय S होता है, लेकिन स्टार्टिंग में क्या होगा? R2 डैश और यहाँ पे X2 डैश। और यहां से ये इक्विवेलेंट सर्किट पर फेज है, तो ये पर फेज का करंट देगा आपको I2 डैश ST, जो पर फेज का करंट है I2 डैश ST। तो देयरफॉर I2 डैश ST की वैल्यू क्या होगी? XV अपॉन रूट अंडर R2 डैश स्क्वायर प्लस X2 डैश स्क्वायर। ये होगा, समझ आ रही है बात? सबसे पहले तो आपको ये समझना है ये वोल्टेज यहाँ पर V था, लेकिन यहाँ पर XV क्यों है? क्योंकि इसमें कुछ ड्रॉप्स हैं। जितना ड्रॉप इसमें होगा उतना ही ड्रॉप इसमें होगा। तीनों की वैल्यू सेम है, तीनों से करंट सेम है, बैलेंस्ड। तो यहाँ पर XV मिलेगा। अब XV मिलेगा तो आप जो इक्विवेलेंट सर्किट पर फेज पढ़े हैं वो लगाइएगा। तो यहाँ पर XV है, R2 डैश X2 डैश है, तो I2 डैश ST जो इसके फेज से जा रहा है उसकी वैल्यू कितनी हो गई? XV अपॉन रूट अंडर R2 डैश स्क्वायर प्लस X2 डैश स्क्वायर। लेकिन हम लोगों को तो निकालना है स्टार्टिंग करंट। स्टार्टिंग करंट मतलब जो करंट ड्रॉ करेगा ये सप्लाई से, वो तो यही है ना। जो यहाँ का करंट होगा वही यहाँ का होगा, सीरीज में है पूरा। तो ये जो I2 ST है वो फेज करंट है, और IST क्या है? लाइन करंट है। और डेल्टा के लिए लाइन करंट इक्वल टू रूट 3 टाइम्स फेज करंट। तो देयरफॉर IST इक्वल टू रूट 3 टाइम्स I2 डैश ST इक्वल टू रूट 3 टाइम्स XV अपॉन रूट अंडर R2 डैश स्क्वायर प्लस X2 डैश स्क्वायर। सही है। अब आप ये था कब? ये स्टेटर रेजिस्टेंस मेथड में। अब आप इसको IST DOL से कंपेयर कीजिए। जब आप डायरेक्ट ऑनलाइन कर रहे थे तो करंट कितना था? रूट 3V। और जब आप स्टेटर रेजिस्टेंस का मेथड यूज कर रहे हैं तो करंट कितना है? रूट 3 इंटू XV। मैंने आपको क्या कहा? अगर ये रेजिस्टेंस की वैल्यू इतनी है कि ये आधा हो गया वोल्टेज, X की वैल्यू अगर 0.5 है तो करंट भी क्या हो जाएगा? यहाँ भी 0.5 हो जाएगा ना। तो DOL के कंपैरिजन में ये करंट कितना टाइम्स कम रहा है? X टाइम्स कम रहा है। हम ऐसा भी कर सकते हैं क्या? सॉरी, ऐसा कर सकते हैं क्या? IST स्टेटर का जो मेथड है दैट इज इक्वल टू X टाइम्स IST DOL। कर सकते हैं? मारोगे तो नहीं? बोलो। IST स्टेटर, डर लगता है भाई आप लोगों से। IST स्टेटर इक्वल टू X इंटू IST DOL। सही है, क्योंकि IST DOL क्या है? रूट 3V और IST स्टेटर क्या है? X इंटू रूट 3V पूरा ना। तो ये X टाइम्स आपका कम गया, ठीक है ना। मतलब स्टार्टिंग करंट X टाइम्स कम गया। अगर X 0.5 है
तो अगर आप डायरेक्ट अगर सप्लाई लेते तो अगर 50 एम्पेयर आता तो अब कितना आएगा, 25 एम्पेयर आएगा। अच्छा है। और जब आपका मोटर स्पीड पकड़ने लगे तो आप क्या ऐसे ही लगे रहने दें? नहीं। क्यों? क्योंकि अभी आप देखेंगे कि इससे प्रॉब्लम क्या होगा। देखिए हमने करंट तो देख लिया, अब जरा हम लोग स्टार्टिंग टॉर्क को भी देख लेते हैं। ठीक है, जगह तो है नहीं, दूसरा बोर्ड चाहिए, चलो कोई नहीं। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर लिख लेंगे, थोड़ा सा नीचे लिख लेंगे। तो अगर हम लोग स्टार्टिंग टॉर्क देखें TEST स्टेटर के मेथड में, तो ये होता है K अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा स्क्वायर स्टार्टिंग में, है ना। और K क्या होता है, 3V स्क्वायर। तो यहाँ पर V तो XV है, तो 3 इंटू XV का होल स्क्वायर अपॉन 2 पाई NS X2 डैश इंटू अल्फा जो कि हो जाएगा R2 डैश बाई X2 डैश अपॉन 1 प्लस अल्फा स्क्वायर मतलब R2 डैश स्क्वायर बाई X2 डैश स्क्वायर। अब आपको पता है कि ये इधर जाएगा, फिर ये इससे कटेगा, ये इससे कटेगा, फाइनली जो TEST की वैल्यू आएगी स्टेटर मेथड के लिए वो हो जाएगा भैया 3x स्क्वायर इंटू 3v का होल स्क्वायर, नहीं x स्क्वायर इंटू 3v स्क्वायर, है ना, x स्क्वायर इंटू 3v स्क्वायर अपॉन 2 पाई ns इंटू R2 डैश बाई R2 डैश स्क्वायर प्लस X2 डैश स्क्वायर। अब इसको जरा कंपेयर कीजिए तो ड्यूअल से, ड्यूअल में क्या है 3v स्क्वायर अपॉन 2 पाई ns इंटू R2 डैश अपॉन R2 डैश स्क्वायर प्लस X2 डैश स्क्वायर, और इसमें सब कुछ वही है, बस एक एक्स्ट्रा क्या ऐड हुआ है, x स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं कि TEST स्टेटर इक्वल टू x स्क्वायर TEST DOL। अब आप ये बताइए ये अच्छा हुआ कि बुरा हुआ? हम क्या देख रहे हैं कि जब हम स्टेटर रेजिस्टेंस मेथड लगा रहे हैं तो स्टार्टिंग करंट जो है वो x टाइम ISTDO है, तो स्टार्टिंग करंट तो कम गया, x की वैल्यू 0.5 है। साइमल्टेनियसली क्या देख रहे हैं कि स्टार्टिंग टॉर्क जो है वो क्या हुआ, x स्क्वायर इंटू TEST DOL। DOL के समय जो टॉर्क लगता उसका x स्क्वायर टाइम्स है। ये अच्छा हुआ कि बुरा हुआ? ये बिल्कुल वैसा ही हो गया जैसे आपको फीवर लगा और आपने फीवर को ठीक करने के लिए नाइस टैबलेट खाई। सुने होंगे आप लोग, नाइस का नाम बैन हो गया, क्यों? क्योंकि किडनी को प्रॉब्लम करता है। तो आपने नाइस टैबलेट खाई, बुखार तो ठीक हो गया लेकिन किडनी में प्रॉब्लम हो गया। बिल्कुल वैसा ही आपने ये मेथड यूज किया कि मेरा स्टार्टिंग करंट कम जाए, कम गया, x टाइम कम गया, लेकिन साइड इफेक्ट क्या हो गया कि आपका स्टार्टिंग टॉर्क x स्क्वायर टाइम्स कम गया। अगर आप DOL यूज करते तो सपोज अगर आपका 100 न्यूटन मीटर टॉर्क लग रहा है स्टार्टिंग, तो अगर आप ये स्टेटर का मेथड यूज करेंगे और x की वैल्यू अगर 0.5 है तो आपको 1/4 हो जाएगा स्टार्टिंग टॉर्क, 25 न्यूटन मीटर हो जाएगा। समझ आ रहा है बात? तो एक फायदा तो है कि स्टार्टिंग करंट कम गया, गुड, लेकिन बहुत बड़ा नुकसान है कि x स्क्वायर टाइम्स आपका स्टार्टिंग टॉर्क घट गया। समझ आ रहा है बात? तो ये इस मेथड का एक डिमेरिट है कि इसके केस में, और अगले का भी देखेंगे, इसके केस में आपका जो स्टार्टिंग टॉर्क है वो रिड्यूस हो जाता है। ठीक है ना? तो हालांकि आपके पास सारा फॉर्मूला है, ये है। तो एक्चुअली तो अगर इस मेथड को यूज करना है तो आपको कैलकुलेशन करके करना पड़ेगा, है ना, कि आपका जो स्टार्टिंग टॉर्क है वो लोड टॉर्क से ज्यादा है कि नहीं, वो होना चाहिए। ओके, तो जो भी है सामने है आपके। तो क्या करेंगे, स्टार्टिंग में हमने ये कर दिया, स्टार्टिंग टॉर्क जो लगना था लग गया, स्टार्टिंग करंट कम फ्लो हुआ, गुड। उसके बाद आप इसको क्या कंटिन्यू लगे रहने दें? नहीं, क्योंकि कंटिन्यूअस लॉस होगा, क्या फायदा, मेरा स्पीड तो बढ़ रहा है, स्पीड बढ़ रहा है तो स्लिप घट रहा है, स्लिप घट रहा है तो इम्पीडेंस बढ़ रहा है, इम्पीडेंस बढ़ रहा है तो करंट घट रहा है। तो अब फिर धीरे धीरे इसको स्लाइड करके आप फिर जब आपका काम हो जाए तो इसको स्लाइड करके यहाँ ले आइए, है ना,
तीनों को धीरे धीरे स्लाइड करके यहाँ ले आइए। तो जब आप स्लाइड करके यहाँ ले आएंगे तो फिर यहाँ पर वोल्टेज कितना हो जाएगा, V हो जाएगा, और उसके बाद फिर जैसे चल रहा था वैसे चीजें चलेंगी। ठीक है, तो ये मेथड नोट्स में आपको सारा कुछ मिल जाएगा इसका। तो इस मेथड का एडवांटेज तो है कि स्टार्टिंग करंट को रिड्यूस करता है, लेकिन एक डिसएडवांटेज है कि स्टार्टिंग टॉर्क को भी रिड्यूस करता है। ठीक है, तो ये एक आपका मेथड था। आइए नेक्स्ट मेथड पढ़ते हैं, ऑटो ट्रांसफार्मर मेथड। ऑटो ट्रांसफार्मर मेथड पढ़ने से पहले थोड़ा सा आप लोगों को ऑटो ट्रांसफार्मर के बारे में जानना जरूरी है। अगर हम लोग नेटवर्क पढ़े रहते तो जानने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन अभी नहीं पढ़े तो जानना जरूरी। देखिए, नॉर्मल ट्रांसफार्मर से ऑटो ट्रांसफार्मर किस रूप में डिफरेंट है। नॉर्मल ट्रांसफार्मर में जो आपके नंबर ऑफ टर्न्स है ना, वो फिक्स्ड हो गए। यानी एक बार आपने वाइंडिंग कर दी तो नंबर ऑफ टर्न्स फिक्स्ड हो गया। प्राइमरी में 100 टर्न हो गया, सेकेंडरी में 50 टर्न हो गया, आपके नंबर ऑफ टर्न्स फिक्स्ड हो गए। अब आपको उसको चेंज करना है तो फिर क्या करना है, पूरा का पूरा बक्सा खोलना है ना, वायल निकालना है, और तब फिर आप उसको फिर खोल के फिर चेंज कर सकते हैं। ऐसे नहीं कर सकते, बाहर से नहीं कर सकते, है ना। तो जो नॉर्मल रेटिंग ट्रांसफार्मर है उसकी वोल्टेज रेटिंग, करंट रेटिंग सब फिक्स्ड है। लेकिन कई जगह हमें जरूरत पड़ती है ट्रांसफार्मर की, मेनली टेस्टिंग के पर्पस पे। जब पढ़ेंगे ऑटो ट्रांसफार्मर तो आपको डिस्कस करेंगे क्यों। लेकिन ऐसे ट्रांसफार्मर की जरूरत पड़ती है जहां पर वेरिएबल वोल्टेज चाहिए। फॉर एग्जांपल कि जैसे कि अगर मान लीजिए अभी आप सर्किट ब्रेकर पढ़िएगा, आप ही पढ़िएगा ना स्विच गियर में, हाँ, तो आप सर्किट ब्रेकर पढ़िएगा तो वो सर्किट ब्रेकर जो है वो 11 किलो वोल्ट पे चलने वाला है, और हमको चेक करना है कि 11 किलो वोल्ट पे वो ठीक से काम करता है जस्ट। तो हम जब उसको चेक करने आएंगे तो हमारे पास एक ऐसा डिवाइस चाहिए जो कि हमारे सब स्टेशन में जो सप्लाई है वो तो 220 वोल्ट है। जो मेरे ऐसे तो मान लो कि सब स्टेशन अपना 33,000/11,000 का है सब स्टेशन, ठीक है ना। लेकिन हम लाइन में किसी चीज को टेस्ट नहीं कर सकते, चालू लाइन में टेस्टिंग नहीं कर सकते, ठीक है। तो टेस्टिंग के लिए जब हम जाएंगे तो हमारे पास एक ऐसा चीज चाहिए जो कि 220 वोल्ट जो नॉर्मल सप्लाई है उसको स्टेप अप करके 11,000 कर दे, और हम सर्किट ब्रेकर को टेस्ट करें। सिमिलरली उसी टेस्टिंग डिवाइस से हमको 33,000 के भी सर्किट ब्रेकर को टेस्ट करना है ना। तो फिर हम वैसा हमको चाहिए इंस्ट्रूमेंट जो कि 33,000 भी कर दे और स्मूथ हो, है ना। ऐसा नहीं कि अब हमको मान लीजिए कि हमको अगर चेक करना है 11,000 के सर्किट ब्रेकर को, 33,000 के सर्किट ब्रेकर को, और अब हम लेके घूम रहे हैं एक ट्रांसफार्मर जो कि 220/11,000 का है, फिर एक और ट्रांसफार्मर जो कि 220/33,000 का है। तो भाई कितना लोड हो जाएगा गाड़ी पे और कितना प्रॉब्लम होगा। तो हमको एक ऐसा डिवाइस चाहिए था जो कॉम्पैक्ट हो, वेट भी कम हो, है ना, और हमको वेरिएबल वोल्टेज दे सके, जितना हमको चाहिए उतना दे सके। 220 वोल्ट ले 1,000 भी दे सके, 2,000 भी दे सके, 11,000 भी दे सके, 33,000 भी दे सके। उसकी मैक्सिमम लिमिट तो होगी, लेकिन वो वेरिएबल हो सके, हल्का हो सके, स्मूथ हो सके, है ना। तो वैसा जो है आपको ऑटो ट्रांसफार्मर है। कैसे ऐसा हो जाता है, इसमें वायल वगैरह नहीं होता है, कोर जो है उसी पे होता है, और स्टेप का देखेंगे हम लोग जब पढ़ेंगे तो। लेकिन ये एक ऐसा ट्रांसफार्मर है, जस्ट समझिए वेरिएबल वोल्टेज ट्रांसफार्मर है। ये आपको वेरिएबल वोल्टेज दे सकता है। कैसे? इसमें जैसे आपके मेन ट्रांसफार्मर में दो तरह की वाइंडिंग होती है, प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग। इसमें एक ही वाइंडिंग होती है। एक्चुअली में ये हम ऐसा दिखाए, एक्चुअली में ये कुछ इस तरह से होता है, सर्कुलर टाइप का, है ना, और इसके ऊपर कार्बन ब्रश स्लाइड कर सकता है। तो जब एक्चुअल हम पढ़ेंगे तो आपको इसका अंदर का कंस्ट्रक्शन बताएंगे, क्योंकि हम खुद देख चुके हैं इसको, इसलिए कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो एक्चुअली जो ट्रांसफार्मर ऑटो ट्रांसफार्मर होता है उसमें एक ही वाइंडिंग होती है, ठीक है ना, इस तरह से। और एक स्लाइडर होता है जनरली कार्बन का, और स्लाइडर इस पे स्लाइड, ये नंबर ऑफ टर्न्स है, ठीक है ना। सपोज ये नंबर ऑफ टर्न्स हैं N1 टोटल। अब एक स्लाइडर होता है, उस स्लाइडर को आप इस टर्न पे घसका सकते हैं, यहां से यहां कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं। सपोज यहां रखे हो तो दो टर्मिनल
आपका इधर निकला हुआ है और 2 टर्मिनल इधर निकला हुआ है। तो ये जो टर्मिनल है, ये वाला जो साइड है ना, इसको आप प्राइमरी कर सकते हैं, हाई वोल्टेज साइड कर सकते हैं, और ये जो 2 टर्मिनल है इसको आप सेकेंडरी कर सकते हैं या लो वोल्टेज साइड का कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जब आप, अच्छा मान लीजिए ये टर्न्स कितना है N2, तो एक ही टर्न के 2 पार्ट हो गए, ये पूरा का पूरा N1 कहला गया प्राइमरी और ये पूरा का पूरा N2 कहला गया सेकेंडरी। अब यहाँ पर अगर आप वोल्टेज भी देते हैं और यहाँ पर अगर वोल्टेज आपका E1 इंड्यूस होता है इस पूरे N1 में, और इस N2 में अगर वोल्टेज E2 इंड्यूस होता है, ठीक है ना, तो जो भी फॉर्मूला ट्रांसफार्मर पे लगता है वो यहाँ भी वैलिड है। E1 अपॉन E2 इक्वल टू N1 अपॉन N2 इक्वल टू, अगर मान लीजिए लोड वगैरह लगा हुआ है, यहाँ से I1 जा रहा है, यहाँ से I2 जा रहा है, तो क्या हो जाएगा I2 अपॉन I1। ऑल द फॉर्मूलाज व्हिच आर एप्लीकेबल इन ए नॉर्मल ट्रांसफार्मर इज आल्सो एप्लीकेबल फॉर एन ऑटो ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो ये होता है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो प्राइमरी बन गए और इधर का सेकेंडरी बन गए। ये भी स्टेप अप स्टेप डाउन दोनों टाइप का होता है, पढ़ेंगे। आपको अभी जस्ट हमने सीन बताया। अब ये तो सिंगल फेज ऑटो ट्रांसफार्मर है, अगर 3 फेज ऑटो ट्रांसफार्मर होगा तो स्टार कनेक्शन ही उसमें जनरली अवेलेबल है, वो कुछ इस टाइप का होगा। 3 फेज ऑटो ट्रांसफार्मर, ठीक है, टोटल टर्न्स हो गए। अब ये जो है ये तो सप्लाई को जाएंगे, जैसे ये था तो ये सप्लाई को जाएंगे, और यहां पर ये जो आपको निकालना है ना, ये क्या है, कार्बन बस। ठीक है, तो ये आपका प्राइमरी वोल्टेज हो गया। पूरा लाइन टू लाइन की बात करें तो ये आपका प्राइमरी वोल्टेज हो गया, और सेकेंडरी वोल्टेज की बात करें लाइन टू लाइन तो ये हो गया, है ना। ये अगर आपका प्राइमरी वोल्टेज हो गया तो लाइन टू लाइन सेकेंडरी वोल्टेज ये हो गया। अगर इन दोनों के बीच का ये आपका प्राइमरी फेज वोल्टेज हो गया तो इन दोनों के बीच का ये आपका सेकेंडरी फेज वोल्टेज हो गया। तो ये ऑटो ट्रांसफार्मर कुछ इस टाइप का होता है। अब इसी ऑटो ट्रांसफार्मर के मदद से भी स्टार्टिंग की जाती है, तो उसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए कुछ इस तरह का इसका सर्किट होता है। इधर तो सप्लाई है, सप्लाई और मोटर के बीच में एक 3 फेज ऑटो ट्रांसफार्मर है जिसके N1 टर्न्स टोटल हैं और N2 टर्न्स इनके बीच का है, और यहां से इन स्टेटस में कनेक्शन है। सर्किट समझ में आ रहा है? ये ऑटो ट्रांसफार्मर है, ये N1 टर्न्स टोटल हैं और N2 टर्न्स सेकेंडरी है। प्राइमरी N1 टर्न्स है, सेकेंडरी N2 टर्न्स है। इसी तरह से सब में है इक्वल, जितना टर्न्स N2 यहाँ भी है, यहाँ भी N2 होगा और यहाँ भी N2 होगा। ठीक है, अब देखिए अब होता क्या है कि यहां पे वोल्टेज कितना है आपका V, ठीक है, लाइन टू लाइन वोल्टेज कितना है V है। तो देखिए तो यहां पे चूंकि ये स्टार में कनेक्टेड ऑटो ट्रांसफार्मर, यहां पे लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेज कितना होगा V/√3, ठीक है। तो जो यहां का जो फेज टू न्यूट्रल वोल्टेज होगा वो कितना होगा, तो हम लोग को पता है कि E1 अपॉन E2 इक्वल टू N1 अपॉन N2 एंड दैट इज आल्सो इक्वल टू I2 अपॉन I1, जो कि हम लोग देखेंगे बाद में। तो आप पहले सर्किट समझ गए, ये एक 3 फेज ऑटो ट्रांसफार्मर है। इसमें इसके सेकेंडरी के टर्न्स को हम लोग इसको घसका के ठीक कर सकते हैं। अभी हमने यहाँ पर N1 टर्न्स प्राइमरी रखा है, N2 टर्न्स रखा है, और जैसा इसमें है वैसा ही इसमें है, वैसा ही इसमें। और इस ऑटो ट्रांसफार्मर का जो सेकेंडरी है वो इस स्टेटर के इससे कनेक्टेड है, R से, ये फिर Y से, फिर ये B से, इस तरह से कनेक्टेड है। अब हमको पता है ये रूल फॉलो होता है ट्रांसफार्मर में। अब इस ऑटो ट्रांसफार्मर में जो प्राइमरी वोल्टेज है वो कितना है V/√3, फेज वोल्टेज की बात कर रहे हैं, V/√3। तो सेकेंडरी वोल्टेज कितना होगा E2 इक्वल टू E1 इंटू N2/N1, ठीक है। और E1 कितना है V/√3, V/√3 इंटू N2/N1।
अब देखिए ये स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है, तो N2 का टर्म तो कम ही होगा, है ना, N से। तो X की तो हमने N2 by N1 को एक बार फिर क्या माना है, X माना है कि मान लीजिए N2 अगर आधा है तो X की वैल्यू क्या 0.5 होगी। तो X जो है वो 0 और 1 के बीच में होगा, क्यों, क्योंकि N2 कम है N1 से, ठीक है। तो E2 जो आएगा आपका, सॉरी E2 जो आएगा आपका वो क्या हो जाएगा, B by √3 into N2 by N1। लेकिन दोनों लाइन के बीच का वोल्टेज कितना होगा, दोनों लाइन के बीच का जो वोल्टेज होगा वो तो होगा √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तब, है ना। इस ऑटो ट्रांसफार्मर के यहाँ पे जो लाइन टू लाइन वोल्टेज होगा वो क्या होगा, मतलब जो वोल्टेज, इसको हम लोग लिख सकते हैं x into v by √3। नाउ लाइन टू लाइन वोल्टेज अप्लाइड टू स्टेटर, लाइन वोल्टेज के लिए क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर फेज वोल्टेज √3 से डिवाइड की, तो लाइन वोल्टेज के लिए √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो √3 into x into v by √3 यानी xv। समझा की बात, क्या क्या हुआ, यहाँ पे था सप्लाई वोल्टेज v, ऑटो ट्रांसफार्मर का फेज वोल्टेज होगा v by √3, ऑटो ट्रांसफार्मर का रेशियो N1 by N2 है, तो ऑटो ट्रांसफार्मर से जो फेज वोल्टेज बाहर निकलेगा वो जाएगा v by √3 into N2 by N1। तो ऑटो ट्रांसफार्मर जो लाइन टू लाइन वोल्टेज देगा वो क्या देगा, v into N2 by N1 देगा, जिसको हम लोग लिख रहे हैं xv। तो फिर से वही बात हो गई, यहाँ का वोल्टेज कितना मिल गया आपको, xv, ठीक है। अब xv मिल गया तो फिर वहीं पर आइए, फिर से वही बात है, इक्विवेलेंट सर्किट। इक्विवेलेंट सर्किट क्या हो जाएगा, सेम। अब तो हम इस पे आ गए ना, xv r2 डैश x2 डैश i2 st डैश, तो therefore i2 st डैश इक्वल टू xv by रूट अंडर r2 डैश स्क्वायर प्लस x2 डैश स्क्वायर, करेक्ट, बोलो। तो ये तो निकला भाई I2 डैश st, हमको निकालना है IST कि स्टार्टिंग करंट में क्या अंतर है, समझा रही बात। तो पहले IST डैश निकालिए, तो therefore IST डैश लाइन वोल्टेज क्या हो जाएगा, √3 टाइम्स, तो x into √3b by रूट अंडर r2 डैश स्क्वायर प्लस x2 डैश स्क्वायर। IST डैश निकल गया। अब IST कैसे निकले, तो उसका फॉर्मूला आपके सामने है। यहाँ पे जो I1 है वो क्या है, प्राइमरी करंट है, और I2 जो है वो क्या है, सेकेंडरी करंट है। अब इस फिगर में देखिए, इस ऑटो ट्रांसफार्मर के लिए प्राइमरी करंट क्या है, ऑटो ट्रांसफार्मर के प्राइमरी करंट है IST, और सेकेंडरी करंट क्या है, सेकेंडरी करंट है IST डैश। समझा दी बात, प्राइमरी करंट है IST, सेकेंडरी करंट है IST डैश, ठीक है। तो हमको निकालना है क्या, I1 निकालना है, तो I1 इक्वल टू क्या होगा, I2 into N2 by N1, बोलो, I1 इक्वल टू क्या होगा, I2 into N2 N1, तो therefore IST इक्वल टू IST डैश into N2 by N1, यानी N2 by N1 क्या माने हैं, x माने हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर इंटू √3b बाई रूट अंडर r2 डैश स्क्वायर प्लस x2 डैश स्क्वायर। कुछ अंतर है स्टेटर वाले मेथड से, हेलो बोलिए। IST क्या आया, IST डैश इंटू, ये समझ में आया ना, ये I2 डैश ST ये निकला, ये क्या होगा, इसका √3 टाइम्स लाइन करंट। लेकिन यही तो आपके सप्लाई से नहीं आ रहा है, सप्लाई से तो IST आप ले रहे हैं, बीच में ऑटो ट्रांसफार्मर है, सप्लाई से आप कितना करंट लेंगे IST, वो कैसे निकलेगा, ट्रांसफार्मर के टर्न्स रेशियो के हिसाब से। टर्न्स रेशियो N2 by N1 है, ये फॉर्मूला लगाएंगे प्राइमरी के लिए, आ जाएगा x स्क्वायर इंटू √3b। अब अगर ये लिखे हम तो कोई परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए कि IST ऑटो, सॉरी बहुत छोटा सा हो गया, बहुत अच्छी बात है, कोई बात नहीं, चाहे कहीं भी लिखे इसकी जो वैल्यू है बनी रहेगी। IST ऑटो इक्वल टू
एक्स स्क्वायर इंटू आई एस टी डी ओ एल, है ना, ये पूरा का पूरा आई एस टी डी ओ एल है, तो क्या होगा एक्स स्क्वायर इंटू आई एस टी डी ओ एल। मतलब डायरेक्ट ऑनलाइन के कंपैरिजन में अगर आप ऑटो ट्रांसफॉर्म मेथड यूज करते हैं तो एक्स स्क्वायर टाइम्स करंट घट जाएगा, अगर एक्स हाफ है तो 1/4 करंट घट जाएगा। स्टेटर वाले मेथड से बढ़िया है, क्योंकि स्टेटर वाले में एक्स टाइम ही घटता था, ये सब आपको ध्यान में रखना पड़ेगा और याद रखना पड़ेगा ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। स्टेटर वाले में एक्स टाइम्स ही घटता था, लेकिन यहाँ पे ऑटो ट्रांसफॉर्म में क्या देख रहे हैं, एक्स स्क्वायर टाइम्स घट रहा है, समझ आ रहा है, तो आपको याद रखना पड़ेगा। ओके, नाउ लेट्स सी टॉर्क। देखते हैं स्टार्टिंग टॉर्क में कुछ राहत मिला कि नहीं, क्योंकि उसमें तो स्टेटर वाले में तो हम देख रहे थे कि स्टार्टिंग टॉर्क बहुत घट गया था, एक्स स्क्वायर टाइम्स घट गया था। इसमें क्या होगा देखते हैं, टी ऑटो फॉर्मूला वही है के भी, तो हो जाएगा 3 इंटू वोल्टेज, तो यहाँ भी इसको कितना वोल्टेज मिला है, एक्स भी मिला है, तो एक्स भी का होल स्क्वायर, हम पूरा वो कैलकुलेशन वगैरह नहीं कर रहे हैं, आपको पता है वो सब, R2 डैश बाई R2 डैश स्क्वायर, वो नोट्स में मिल जाएगा आपको, X2 डैश स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू 3v स्क्वायर अपॉन 2 पाई NS इंटू R2 डैश बाई R2 डैश स्क्वायर प्लस X2 डैश स्क्वायर। तो देखिए जरा क्या लिखे, TEST, कोई राहत मिली क्या, ऑटो इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू TEST DOL। डायरेक्ट ऑनलाइन में जितना टॉर्क लगता उससे एक्स स्क्वायर टाइम्स टॉर्क लगेगा ऑटो में, और इतना ही लगता था किसमें, बोलो स्टेटर वाले में। तो टॉर्क के मामले में आपको कोई राहत नहीं मिली, है ना। ऑटो ट्रांसफॉर्म मेथड यूज करेंगे, एक्स स्क्वायर टाइम्स आपका टॉर्क घटेगा ही घटेगा, जैसा स्टेटर में घटता था। हाँ, स्टार्टिंग करंट में फायदा है, उसमें एक्स टाइम्स घटता था, इसमें एक्स स्क्वायर टाइम्स घटता है। तो एडवांटेज तो इसका है कि स्टेटर के कंपैरिजन में ये बढ़िया करंट को घटा रहा है, लेकिन टॉर्क के मामले में हमको अभी भी राहत नहीं मिली है। तो राहत कैसे मिलेगी, स्टार डेल्टा, इट विल गिव यू सम रिलीफ, हाउएवर नॉट मच बट सम रिलीफ। तो वो हम लोग देखेंगे अगले क्लास में, लेकिन ये आप देख लीजिए, समझ लीजिए अच्छे से, क्योंकि ये पूछता है एसबीटी में और कंपटीशंस में ये फार्मूलाज पूछते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपको ऑटो ट्रांसफॉर्मर मेथड, ठीक है ना। तो इसमें समझिएगा, बहुत चीजें आसान है, तो ठीक है, आज का क्लास रहने देते हैं यहाँ पे। क्या अगले क्लास में हम लोग स्टार डेल्टा पढ़ लेंगे और रोटर रेजिस्टेंस मेथड पढ़ के खत्म करेंगे। वैसे स्टार डेल्टा में भी तो लंबा है, ठीक है, और इसके बाद स्टार्ट करेंगे स्विच के, ठीक है।